नहीं होगा अभी बस धन्वंतरि वंदना तक है। सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः। ॐ सुदेवाय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः। सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज हमारे व्याख्यान का 525वां एपिसोड है। व्याख्यान माला का अंक बड़ा शुभ है, 5 अगेन 25। तो मुझे बहुत हर्ष है और आज मैं इस शुभ अवसर पर विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी पदाधिकारी गण का भी धन्यवाद करती हूँ कि जिनकी प्रेरणा से 14 नवंबर 2015 को ये निर्णय लिया गया कमेटी के माध्यम से कि हम ऐसी एक व्याख्यानमाला अभी शुरू करेंगे। बड़े शुभ मुहूर्त में ये चीज शुरू हुई जो आज अनवरत 525वां व्याख्यान को हम आप सबके सामने रख पा रहे हैं, जिसमें से ये व्याख्यानमाला की शुरुआत 21 नवंबर 2015 को हुई और अभी 21 नवंबर आने ही वाला है, तो हम जस्ट गोइंग टू बी कंप्लीट 10 इयर्स। और इस समय में हमारे व्याख्यानकर्ताओं का, स्पीकर्स का मैं तहे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उनकी समर्पित भाव से दी गई ज्ञान यज्ञ में आहुति के बिना ये मुकाम संभव ही नहीं था। और सबसे ज्यादा जो दो मेन पिलर है, दूसरे है हमारे पार्टिसिपेंट्स जो सहभागी बनते हैं, जो इसको पार्टिसिपेट करते हैं, जो इसके क्वेश्चन आंसर सेशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लाइव, पॉजिटिव और मोर इंफॉर्मेटिव बना देते हैं। मैंने बहुत बार देखा कि जब कोविड से पहले अपने हेमाद्रि भवन में जयपुर में घर के नीचे ही एक हॉल बनाया था, वहां व्याख्यानमाला चलती थी। और कोविड में हम सबको पता है कि बड़ी मजबूरी हो गई कि हम मिल नहीं सकते थे एक दूसरे से, क्राउड नहीं क्रिएट कर सकते थे, तब इसको हमने ऑनलाइन किया। तो उन सभी सेशन में, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस या ज्ञान का उद्गम अ, व्याख्यानकर्ताओं के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन में होता है। तो मुझे लगता है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इन सभी के माध्यम से हम एक अच्छे उद्देश्य के साथ लेके चले हैं कि हम बहुत अच्छे स्कॉलर्स जो हमारे आयुर्वेद के अध्ययन करता है, डॉक्टर से, उनके लिए नॉट अ जॉब सीकर बट जॉब प्रोवाइडर, कि हम ऐसे श्रेष्ठ चिकित्सक का निर्माण करें या करने की ओर अग्रसर हो, हमारी भी कुछ आहुति हो कि भारत में एक दिन लोगों की चॉइस आयुर्वेद बने, आयुर्वेद फर्स्ट चॉइस बने। कि आज अंत में आयुर्वेद चिकित्सा के लिए जनमानस में सोचते हैं कि चलो अब इनको भी दिखा लेते हैं, है ना, कि और कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो वहां चांस नहीं, पहले चांस मिलना चाहिए। क्योंकि अनेक ऋषि मुनियों के द्वारा प्रणीत इस पद्धति को कम से कम भारत के लोगों की पहली चॉइस होना चाहिए, है ना, तभी हम दुनिया को समझा पाएंगे दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक पद्धति, मेथड है ऐसा। ये अंधविश्वास नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक प्रूवन बात है। और इसके लिए अनेक पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स जो आयुर्वेद के सिद्धांत को पुष्ट करते हैं वो काफी है ना। हमें और अब दुनिया को समझाने की नहीं जरूरत है कि हम ही है और हम साइंटिफिक है और हमें साइंटिफिक समझो, है ना। तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत बार कहती हूँ कि हम अपनी ओपीडी से लोगों की सेवा करें, आईपीडी से लोगों की सेवा करें, तो हमारा कहीं ना कहीं नंबर अवश्य लगेगा और हम लोगों की काउंटिंग में आएंगे। तो आज 525वें लेक्चर के पूर्व मैं सभी स्पीकर्स के सामने नतमस्तक हूँ कि आपका बहुत बहुत हृदय से बहुत बहुत आभार कि आपने इतना अच्छा योगदान दिया और आज हम इस मुकाम को पाए हैं। आज एक और भी अच्छा मुकाम है कि आज की हमारी जो स्पीकर है डॉक्टर प्रीति गर्ग, आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन किया
और इस समय मैंने एक बार हमने एक ग्रुप बना रखा है एंजॉय द वर्क, उसमें मैंने सभी बच्चों से लगभग 120 से आसपास बच्चे हैं उसमें, यानी पीजी स्कॉलर्स है। वो मैंने उनको निवेदन किया था कि बेटा ये हम सबके योगदान से ही चलता है, आप आगे आइए और योगदान करिए इस यज्ञ में। और प्रियंका शर्मा ने भी किया, डॉक्टर रामेश्वर ने भी हाँ बोली है, डॉक्टर प्रीति का अभी इमरजेंसी हो गई तो मैंने कहा बेटा इस पे कर देंगे आप, कहते हैं हाँ मैडम कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे पीजी स्कॉलर्स हैं उनको मैंने कहा कि आप आगे आइए और अपना योगदान दीजिए। और तुरंत ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसमें मुझे हाँ भरी। बच्चे बुरा न माने, मैं सभी बच्चों का नाम नहीं ले पा रही हूँ, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले आज के स्पीकर का आप सभी के सामने परिचय रखना चाहूंगी। आपने अपनी अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गुरुकुल कैंपस हरिद्वार से 2019 में आपने पूरी की है। आपके उसमें 80% रहे और आप 2019 बैच की टॉपर भी रही। और आपके 10th और 12th में भी आपने, जो 10th में मैं पढ़ रही थी, स्टेट टॉपर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज खातिमा उत्तराखंड में आपने पास किया 2007 में, जिसमें आप स्टेट टॉपर रही। ये भी एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। इसके सिवाय आपने ऑल इंडिया टॉपर, ऑल इंडिया रैंक 19 रही AIA PGET 2019 में, एंट्रेंस ऑफ द पीजी उसमें भी आपने अपना 19th रैंक 19वां रैंक आपने हासिल किया था। इसके सिवाय आपने बहुत सारे वर्कशॉप और नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स, बहुत सारी कार्यशालाओं में आपकी सहभागिता रही। आपने बहुत सारे पब्लिकेशन भी लिख के दिए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट विषयों के ऊपर है। कुछ सर्वाइकल इरोजन, कुछ आर्तवक्षय, कुछ अस्त्रिकदर, पीसीओडी, सबके ऊपर अभी आपने अपनी पीयर रिव्यूड जर्नल्स में भी सहभागिता करनी शुरू रखी है। और आपका कहीं ना कहीं सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में जागरूकता के प्रोग्राम तथा कैंप्स वगैरह में भी आपकी सहभागिता रहती है। और मैं समझती हूँ कि इसी उम्र में एक बहुत अच्छा आज का टॉपिक लेके आज हमारे सामने आई है, तो वो टॉपिक भी बहुत अच्छा है। और मैं टॉपिक भी आप सबको बताना चाहूंगी, कॉन्करिंग हाइड्रोसल्फिंग्स, ए ट्रांसफॉर्मेटिव केस सीरीज ऑन रिस्टोरिंग फर्टिलिटी थ्रू द पावर ऑफ आयुर्वेदा। बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, जहां हाइड्रोसल्फिंग सोचते ही मेरी 20 साल की टीचिंग में मुझे जो बच्चों की तरफ से क्वेश्चन मिलते थे वो ऐसा, अच्छा हाइड्रोसल्फिंग्स में भी आयुर्वेद कुछ कर सकता है ना। तो ऐसे लगता है कि अच्छा हाइड्रोसल्फिंग्स में आयुर्वेद वाले क्या करेंगे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, सेम टॉपिक पे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। वन ऑफ द माय स्टूडेंट हैज सिलेक्टेड इन यूपीएससी इन लास्ट वन वन ईयर्स बिफोर। तो उसने कहा कि मैडम वहां यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछे, अच्छा आप हाइड्रोसल्फिंग्स पे कुछ करते हो, कैसे करते हो, क्या सोचते हो। यानी जो मैम वहां थे, आईएएस मैम, जो मे भी शायद एमबीबीएस करने के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन भी करने के बाद आईएएस की उन्होंने तैयारी की होगी और फिर सिलेक्शन मैम का हुआ होगा, उनको भी नहीं पता है कि अच्छा आयुर्वेद आए हाइड्रोसल्फिंग्स में। क्योंकि मेरी उस स्टूडेंट्स के 2 आर्टिकल पीयर रिव्यूड जर्नल्स में छपे हुए हैं, तो जो उसने वहां प्रेजेंट भी किए थे, है ना, जैसे इंटरव्यू में दिखाते कि आपके पास है कोई पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू उसने फेस किया। नो डाउट देयर आर सो मेनी अदर क्वेश्चन आल्सो, बट बहुत ही अच्छा रहा। तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक के ऊपर डॉक्टर प्रीति आज आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो। और जब अगली पीढ़ी बहुत अच्छी तरीके से तैयार होती है तो कहीं ना कहीं हम सभी टीचर्स के लिए, है ना, बहुत अच्छा आनंद का विषय होता है कि हम ये दुनिया और ये आयुर्वेद की जो थाती है, हमारा अमूल्य स्टोरेज है, वो एक अच्छे हाथों में देके जाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है बेटा। और ओवर टू यू डॉक्टर प्रीति। थैंक यू सो मच मैम।
इतना सब कुछ बताने के लिए। और आप सबको भी, पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्ते। कोई मेरे सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, टीचर्स भी हैं। तो अगर कोई गलती हो जाए प्रेजेंटेशन में, हो सकता है मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बनाई है, तो उसके लिए थोड़ा माफ करिएगा और लास्ट में मुझे बता भी दीजिएगा मेरी क्या क्या गलती इसमें रही है। मैम मैं प्रेजेंट करना स्टार्ट करूं? हाँ जी बेटा, करिए। ओके, ओके, विजिबल तो मेरा विजिबल टॉपिक बेटा। तो मैम ने बता ही दिया है, हाइड्रोसल्फेट। ओके मैम, मेरा टॉपिक जो है वो हाइड्रोसल्फेन्स के ऊपर है। एक्चुअली मैं जब यहाँ पे आई थी बंगाल में शादी करके, तो बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास हाइड्रोसल्फेन्स के आते थे, तो मैंने सोचा कैसे ट्रीट करूँ, क्या करूँ। स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियां भी करी, बट धीरे धीरे सीख के समझ में आया कि ये बहुत छोटा पॉइंट है, मतलब हाइड्रोसल्फेन जो इतना बड़ा खौफ बना हुआ है, हम नॉर्मली मेडिसिन दे के इसको आराम से ट्रीट कर सकते हैं। मैं यहाँ बंगाल से हूँ और मेरा क्लिनिक भी है यहाँ पे डब्ल्यू केयर आयुर्वेदा करके, और मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ राजीव गांधी मेमोरियल आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोसल्फेन्स होता क्या है। हाइड्रोसल्फेन्स इज अ मेडिकल कंडीशन वेयर वन और बोथ ट्यूब्स फील्ड विथ फ्लूइड सीरस और वाटरी। मतलब ऐसा है कि इस कंडीशन में क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब्स रहते हैं इसमें किसी भी टाइप का फ्लूइड मिल सकता है, जैसे वाटरी भी हो सकता है, सीरस भी हो सकता है। नॉर्मली जो अभी तक हम लोग ने जो केसेस देखे उसमें सीरस फ्लूइड ही मिला है, जो कि हमने ट्रीट करे हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं इंसिडेंट्स अगर देखेंगे तो 25 से 35% जो केसेस होते हैं वो ट्यूबल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है उसमें इनफर्टिलिटी के लिए। एंड उसमें अगर हम लोग देखें आईवीएफ की तरफ, तो 10 से 30% ऐसे केसेस हैं जो सिर्फ हाइड्रोसल्फेन्स के होते हैं, आईवीएफ में जाते हैं। तो अगर हम लोग देखिए 100 पेशेंट में से अगर 30 पेशेंट सिर्फ हाइड्रोसल्फेन्स के हैं, तो हम बहुत इजीली उनको ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, वो लोग जस्ट वहां जाएंगे, सर्जरी होगी, ट्यूब्स को कट कर दिया जाएगा एंड आईवीएफ के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो हम नेचुरली भी उसको सिक्योर कर सकते हैं। एंड एक स्टडी के अकॉर्डिंग क्या था, जहाँ पे 5592 पेशेंट्स लिए गए थे, जिसमें 1004 मतलब अप्रॉक्स 25% पेशेंट जो है इस टाइम पे हाइड्रोसल्फेन से डायग्नोस हुए थे। तो हम लोग देख सकते हैं धीरे धीरे करके इसका प्रिवलेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 2 साल पहले की बात करूं तो मैंने भी एनआईए में पढ़ते टाइम 1 या 2 पेशेंट शायद सुने थे हाइड्रोसल्फेन के आते हैं, लेकिन अभी जब मैं क्लिनिक कर रही हूँ तो 10 में से मैं 4 से 5 पेशेंट सिर्फ हाइड्रोसल्फेन के ही देखती हूँ। तो इसका प्रिवलेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम लोग को भी थोड़ा इस पे काम करके आगे बढ़ना चाहिए कि हम और क्या कर सकते हैं आयुर्वेद में। अगर हम लोग नॉर्मल फिजियोलॉजी देखें और साथ में देखें कि क्या होता है अगर ये फैलोपियन ट्यूब में पानी भर जाता है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये हमारी नॉर्मल ट्यूब्स रहती हैं। ट्यूब्स में म्यूकोजल लेयर रहती है, जो इनरमोस्ट लेयर है वो म्यूकोजल लेयर है, जिसमें क्या होता है सब म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं। ये सब म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के बने रहते हैं। एंड इनका जो मेन काम है वो सरफेस एरिया को बढ़ाना है। सरफेस एरिया बढ़ा के सिक्रीशंस बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो एग रहता है ओवरी से एम्पुलर रीजन तक आता है। साथ में ये जो जाइगोट बनने के बाद ये जो यूट्राइन कैविटी में आता है उसमें भी ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। साथ में बात करें अगर हम लोग सीलिया की, तो ये हेयर के जैसे थिन होते हैं, ये भी सेम हेल्प करते हैं एग को ट्यूब्स में लाके एंड जाइगोट को यूट्राइन कैविटी में लाने का हेल्प करते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सिक्रीशंस की, तो ये जो सबम्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं इनमें बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं। ये सिक्रीशंस नॉर्मली क्या होते हैं, फिम्ब्रियल एंड में जाके कलेक्ट होके पेरिटोनियल कैविटी में दे दिए जाते हैं और वहां से वो क्लियर हो जाते हैं। नॉर्मल फंक्शन ये है कि ये जाएंगे फिम्ब्रियल एंड्स में और यहाँ से पेरिटोनियल कैविटी में जाके क्लियर हो जाएंगे। बट अगर किसी भी टाइप का इन्फ्लेमेशन है किसी वजह से, तो क्या होगा, ये फ्लूइड फिम्ब्रियल एंड में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट होके रिवर्ट बैक होगा यूट्रस में एंड हाइड्रोसल्फेन्स कॉज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट हमारे पास जो मेनली आएगी वो इनफर्टिलिटी के लिए आएगी। वो पेशेंट बोलेगी कि क्या बोलते हैं, मुझे कंसीव नहीं हो रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं मेरे ट्यूब्स में पानी भरा हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है, ये हाइड्रोसल्फेन यहाँ भरने के बाद ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ना एग ट्रांसपोर्ट हो पाता है, ना ही स्पर्म यहाँ से अंदर आ पाता है। बात करें सिम्टम्स की, तो सबसे पहला जो सिम्टम्स रहता है पेल्विक पेन मिलता है, उसमें माइल्ड हो सकता है, डल हो सकता है, इंटरमिटेंट पेन भी मिल सकता है।
अगर साथ में अगर इन्फेक्शन है किसी टाइप का या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो ये पेन और ज्यादा सीवियर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग को एब्डोमिनल पेन मिलता है, लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, जिस भी साइड पे हाइड्रोसल्फिन है उस साइड पे ज्यादा मिलेगा। एंड मेंस्ट्रुएशन एंड ओवुलेशन के टाइम पे पेन जो होता है, एब्डोमिनल पेन बोले या पेल्विक पेन बोले, ज्यादा सीवियर हो जाता है। उसका एक ही रीजन है कि मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन भी साथ में हो रहा होता है, तो ये पेन थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। एंड लास्ट मेन जो हमारे पास है इनफर्टिलिटी, जिसके लिए हमारे पास पेशेंट्स आते हैं हमेशा। एंड इसके बाद अदर सिम्टम्स देखेंगे तो एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्जेस हो गए, पेनफुल इंटरकोर्स हो गया एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गए। साइंस देखें तो अगर पेशेंट हमारे पास आती है वो सिम्टम्स लेके, मेन इनफर्टिलिटी का सिम्टम लेकर ही मेन आती है पेशेंट हमारे पास। अगर हम पेल्विक साइन देखेंगे तो पेल्विक टेंडरनेस मिलेगा। पीवी करते टाइम हम लोग को एडेनेक्सल मास में टेंडरनेस फील होगी। एंड एडेनेक्सल मास में क्या स्मूथ इलोंगेटेड सिस्टिक स्वेलिंग फील हो सकती है। ट्यूबल मोटेलिटी कम मिल सकती है अंदर एडिशंस की वजह से, ये क्या बोलते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है। लोअर एब्डोमिनल फुलनेस और डिस्कम्फर्ट मिल सकता है, स्पेशली इन क्रॉनिक केसेस। समटाइम एसिम्प्टोमेटिक होता है। अभी जो हमारे पास पेशेंट जो आते हैं, इनफर्टिलिटी के पेशेंट जो आते हैं, उनमें मेनली जो मिलता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। पेशेंट ऐसा बोलता नहीं है जब आप इवेलुएट करते हैं बहुत ज्यादा कि आपको वाइट डिस्चार्ज है या फिर पेन होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तब जाके पेशेंट डिटेल देंगे कि हाँ इस टाइप से होता है। एक चीज शायद इसमें मेरा रह गया, हाँ कॉजेज जो था सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। इसमें एक ही सिम्टम आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है या कांटेक्ट के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, उसी में पेशेंट आपको बता देगी। एंड ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये बहुत रेयर है, मतलब अगर 10 पेशेंट्स है तो उसमें 1 या 2 पेशेंट में ही हम लोग को टीबी मिलता है। स्कार टिश्यू लेफ्ट ओवर फ्रॉम पेल्विक सर्जरी, टिश्यू बिल्ड अप फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस बहुत अभी इस टाइम पे कॉमन डिजीज बन चुकी है। एंड मैं बात करूं वेस्ट बंगाल की, तो मैंने एक स्टडी में पढ़ा था वेस्ट बंगाल में एंडोमेट्रियोसिस बहुत ज्यादा कॉमन है। उसका एक ही रीजन है क्योंकि यहाँ पे जो मेनली जो डिलीवरीज प्रेफर की जाती है वो सर्जरी से की जाती है, तो एक रीजन है कि एंडोमेट्रियोसिस यहाँ ज्यादा मिल रहा है। इसके बाद अगर हम कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसको ट्रीट ना करें तो उसकी वजह से भी ये मिल सकता है। ट्यूमर्स एंड कैंसर ऑफ ट्यूब, ओवरी या फिर सराउंडिंग टिश्यूज। अगर हम लोग बात करें इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या करा सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या क्या मिल सकता है। तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हम लोग को प्रेफर करना चाहिए टीवीएस में हम लोग को लिख के आएगा उसमें एन इकोइक और हाइपोइकोइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। एन इकोइक मतलब क्या है, नॉर्मली जो ऑर्गन्स है वो हॉलो है, खाली है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई फ्लूइड फील्ड रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, इको नहीं मिलेगी। इको नहीं मिलने की वजह से एन इकोइक होगा या फिर हाइपोइकोइक मिलेगा हमको। कॉकविल साइन मिलेगा। कॉकविल साइन इसलिए मिलेगा, जो मैंने आप लोग को सबम्यूकोजल फोल्ड्स दिखाए थे, वो सबम्यूकोजल फोल्ड्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा थिक हो जाते हैं इन्फ्लेम्ड होके, तो वो बीच में जो ल्यूमेन रहता है, ल्यूमेन क्या होता है, नैरो हो जाता है। नैरो होने की वजह से कॉकविल साइन मिलता है। बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग साइन मिलता है, जब कॉकविल साइन अगर कहीं मिला और हमने उसको ट्रीट नहीं किया। एक्चुअली कॉकविल साइन जो होता है साल्पिंजाइटिस का एक साइन है, अगर हमने इसको यहाँ पे ट्रीट नहीं किया तो ये और ज्यादा सीवियर होके बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग साइन बनाएगा, मतलब बहुत ज्यादा जो सबम्यूकोजल फोल्ड्स हैं स्वेल हो जाएंगे एंड बीच में सिर्फ गैप दिखाई देगा हमको, तो वो एक बीड्स जैसा दिखाई देगा। इनकम्प्लीट सेपरेशंस है, ये मैं अभी आपको कुछ सोनोग्राफी के वो है मेरे पास इमेजेस है, वो आपको शो करूंगी। ट्यूबल डायमीटर जो है 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। नॉर्मली अगर हम लोग ट्यूबल इंटरनल ट्यूबल ये देखें, डायमीटर देखें तो 4 mm के आसपास रहता है, 4 to 5 mm, लेकिन अगर यहाँ पे हाइड्रोसल्फिन है तो वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये नॉर्मल ट्यूब है, ये कॉकविल साइन। अगर आप कॉकविल देख रहे हैं तो ये चीज आप देखेंगे तो इस टाइप से ही बन जाता है। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए म्यूकोजल फोल्ड देखिए बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड होकर स्वेल हो चुके हैं एंड ल्यूमेन देखेंगे तो एकदम नैरो हो गया है, तो ये कॉकविल साइन हम लोग को यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये कॉकविल साइन मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो बन रहा है बीड्स ऑन स्ट्रिंग, इस टाइप से बहुत छोटा बहुत सारा बन जाता है, जिसको हम लोग बीड्स ऑन स्ट्रिंग भी बोलते हैं। हाइड्रोसल्फिन्स दिखेंगे तो इस टाइप से ही हमको बहुत, ये क्रॉनिक केसेस है जो इसमें इतना थिक हो जा रही है वॉल, ये क्रॉनिक केसेस के पिक्चर्स हैं। ये देखिए इसमें कॉकविल साइन और अच्छा से दिख रहा है।
अगर इसके बाद देखिए हम बीड्स ऑन स्ट्रिंग, तो इस टाइप से ये जो है यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड हो गया, मतलब फ्लूइड फिल्ड मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो सबम्यूकोजल फोल्ड्स हैं वो काफी स्वेल हो गए हैं, ये बीच में गैप है एंड ये सबम्यूकोजल फोल्ड्स। सेम यहाँ पे हम लोग को इनकम्प्लीट सेपरेशंस लिख के आएगा या फिर इनकम्प्लीट सेप्टा भी लिख के आ सकता है, तो इस टाइप से ये हमको मिलेंगे। ये सबम्यूकोजल फोल्ड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्वेल हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो एचएसजी करवाते हैं, स्टेरोसाल्पिंजियोग्राफी करवाते हैं। इसमें क्या मिलता है हमको, मेनली जो लिख के आता है वो लिख के आता है कि डायलेटेड ट्यूब्स एट द डिस्टल एंड, सबसे ज्यादा डिस्टल एंड पे मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फिमरल एंड से क्या होता है, जो भी ट्यूब का फ्लूइड होता है वो पेरिटोनियल कैविटी में क्लियर होता है, तो सबसे ज्यादा जो ब्लॉकेज मिलती है, जो सबसे ज्यादा हाइड्रोसाल्पिन मिलता है वो डिस्टल एंड्स पे ही मिलता है। नो स्पिलेज ऑफ कंट्रास्ट मिलता है इनटू द पेरिटोनियल कैविटी एंड इंडिकेट्स डिस्टल ब्लॉकेज। ये सॉसेज शेप का और सी शेप का डायलेटेड ट्यूब्स भी मिल सकती हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आप देखेंगे। एक्चुअली ये ना कुछ शेयरिंग में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप इसमें देखेंगे तो आप देख पाएंगे ये सॉसेजेस हैं एंड यहाँ पे अगर आप ट्यूब्स को थोड़ा सा बड़ा करके मैं दिखा पाऊंगी तो यहाँ पे ये वाली ट्यूब्स आप देखेंगे तो सेम उसी टाइप का शेप बन के आ रहा है। ये देखिए, इसमें देखिए अच्छे से दिख रहा है, और ये तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग मैंने एक दिखाया है। मैम ये दिख रहा है आपको? हाँ जी बेटा, दिख रहा है, मगर आगे ऊपर है ना, कभी एक सिंगल में भी ओके। देखेंगे बेटा, क्योंकि एक साथ में 3 है ना, तो बहुत जैसे क्लियर विजन नहीं आता। हाँ मगर हाँ मैं मैम। सभी को कहना चाहूंगी कि गूगल पे बहुत सारे मिलेंगे ऐसे अपीयरेंस वाले, है ना, अगर आपको देखने हैं तो। हाँ मैम, ये एक्चुअली मेरे ये तो मेरे पेशेंट्स के हैं, मैं शेयर कर दूंगी मैम, अगर लगेंगे ठीक तो है, मैं शेयर कर दूंगी मैम ठीक ये। है, ठीक है, ओके बेटा, दिख रहे हैं, है ना। ओके मैम। हाँ ठीक है मैम। सेम अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये एस शेप में बन रहा है, सी शेप में बन रहा है, अगर यहाँ से देखते हैं तो। और ये जो रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स में मोस्टली रिपोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें ये लोग हाइड्रोसल्फेन्स को मेंशन करके नहीं देते हैं, सिंपल लिख देते हैं डायलेटेड ट्यूब एंड नो हाइड्रोसल्फेन्स, सिंपल लिख के देते हैं। अगर हम लोग लैप्रोस्कोपिक साइन देखेंगे तो ये एक मैंने इंटरनेट से ही लिया है, ये एक राइट साइड के हाइड्रोसल्फेन्स का ट्यूब दिखाया है और ये बोथ बाइलेटरल हाइड्रोसल्फेन्स दिखाया है, तो इसमें फिमरल एंड क्लोज दिखाई देगा, फ्लूइड फिल्ड फेलोपियन ट्यूब्स दिखाई देंगे, एडेशंस भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मतलब कितना ज्यादा फ्लूइड फिल्ड हो रखा है इसमें। अगर हम लोग बात करें ट्रीटमेंट की मॉडर्न में, तो मॉडर्न में क्या होता है, सिंपल अगर मेडिसिन में जाएंगे तो एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जैसे कि सिफेक्सिम दे देंगे, सेफ्ट्राजोन दे देंगे, जिसमें मतलब पेशेंट लेती है 3 से 5 दिन 7 दिन, लेकिन मैंने अभी तक ऐसे भी पेशेंट नहीं देखे जिनमें हाइड्रोसल्फेन्स थोड़ा कम हो गया और मतलब खत्म होना तो छोड़िए, मतलब कम भी नहीं हुआ है अभी तक। एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर्स भी देते हैं। सर्जरी की बात करें तो लेप्रोस्कोपिक साल्पिंजियोस्टोमी करते हैं। साल्पिंजियोस्टोमी मतलब क्या होता है, जस्ट ये जो एंड है फिमब्रियल एंड, इसमें क्या करते हैं, एक होल करते हैं, होल करके इसमें से जो फ्लूइड जो भरा हुआ है इसको निकाल लेते हैं एंड जो भी डैमेज पार्ट है उसको कट करके स्टिच कर देते हैं, ताकि जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे एंड मतलब अगर पेशेंट को आगे कंसीव करना है तो प्रॉब्लम ना हो। फिर इसके बाद ये तब करते हैं जब फीमरल एंड ब्लॉकेज मिलता है, जब फीमरल एंड पे ही सिर्फ ये फ्लूइड फिल्म मिलता है तभी ये करते हैं। इसके बाद आता है साल्पिंजेक्टमी। साल्पिंजेक्टमी जब करते हैं जब ये पूरी ट्यूब में फ्लूइड फिल्ड हो एंड ट्यूब्स पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हों, जो सबम्यूकोजल फोल्ड्स हैं वो नहीं मिलेंगे, सीलिया एकदम डैमेज हो चुके होंगे, तब साल्पिंजेक्टमी करते हैं। इसके बाद ट्यूबल ऑक्लूजन या फिर क्लिपिंग। जो मोस्ट कॉमन आजकल जो चला हुआ है वो है क्लिपिंग। मतलब अगर मैं 10 पेशेंट देख रही हूँ उसमें से 5 हाइड्रोसल्फेन्स के, उसमें से 1-2 ऐसे आते हैं जो मेरे को बोलते हैं मैम हम लोग को मॉडर्न में बोला गया है कि यहाँ पे क्लिप करवा लीजिए, आप क्लिप करवा के आईवीएफ ही एक ऑप्शन रहेगा। वो लोग इस एरिया में कॉर्नवॉल के पास ये इंटरस्टिशियल पार्ट में क्या करते हैं, क्लिपिंग कर देते हैं, वो परमानेंट क्लिपिंग है। इसके बाद आपको अगर कंसीव करना है तो सिर्फ और सिर्फ आईवीएफ ही ऑप्शन है, अदरवाइज आप नॉर्मली कंसीव नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि ये परमानेंट क्लिपिंग कर देंगे बोथ ट्यूब्स में।
अगर हम लोग अब चलते हैं आयुर्वेद में अगर हम देखते हैं तो गर्भधारण के लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। ऋतु में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है ओवल्यूशन, देन इसमें आता है ऋतु। ऋतु की बात करें तो अगर शीत ऋतु में गर्भधारण अच्छे से हो जाता है, विसर्ग काल रहता है, देह में भी थोड़ी शक्ति रहती है, तो इसलिए ये टाइम अच्छा होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें क्षेत्र की, तो क्षेत्र में ट्यूब्स हो गए, ओवरी हो गए, यूट्रस जो हो गए, ये सब हमारी पेटेंट होनी चाहिए। इसके बाद अंबु मतलब होता है कि जो मदर का जो न्यूट्रिशन है वो अच्छा होना चाहिए। बर्गर, पिज्जा टाइप नहीं होना चाहिए, ऐसा हो जिसमें कुछ रस मिले मदर को। इसके बाद आता है बीज, मतलब जो स्पर्म और जो ओवम है वो हेल्दी होने चाहिए। अगर हम लोग बात करें हाइड्रोसल्फिन्स की इन आयुर्वेदा, तो एज सच कोई डायरेक्ट कोरिलेशन तो नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग उसको क्षेत्र विकृति के अंदर ले सकते हैं। जो हम लोग 4 चीजें पढ़ते हैं, ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, तो इसमें क्षेत्र विकृति के अंदर हम इसको ले पाएंगे। ये जो व्याधि है त्रिदोषज व्याधि है, बट पित्त की डोमिनेंसी इसमें रहती है। पित्त की डोमिनेंसी इसलिए रहती है क्योंकि पित्त का जो नेचर है, सार और द्रव्यता, उसकी वजह से जो फ्लूइड का ऑक्यूमुलेशन है वो ज्यादा होता है। वात दोष की बात करें तो मूवमेंट्स और ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एकदम खराब हो जाता है। जो भी फ्लूइड है उसको एक्चुअली जाना चाहिए था पेरिटोनियल कैविटी में, वात दोष की वजह से क्या हो जाता है, वो फीमेल एंड में ही स्टॉप हो जाता है, उसका कोई मूवमेंट नहीं हो पाता है। कफ दोष रिस्पॉन्सिबल रहता है ऑब्स्ट्रक्शन के लिए और इन्फ्लेमेशन के लिए, क्योंकि उसके जो गुण है वो शोथजनक है, अवरोधक है और स्थिर गुण है। तो कफ की वजह से जो फ्लूइड है वो यहाँ पे क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देगा। एंड हम लोग जब पेशेंट का एचएसजी या फिर एचएसजी जब करवाएंगे तो वहां पे हमको ब्लॉकेज मिलेगी। अगर हम लोग बात करें इसके बाद चिकित्सा की, तो चिकित्सा सिद्धांत में अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट देखते हैं तो हम लोग को जो ट्रीटमेंट करना है वो कैसा होना चाहिए, आम पाचक होना चाहिए, अग्नि दीपक होना चाहिए, श्रोतोशोधन होना चाहिए, शोथर होना चाहिए, लेखनी होना चाहिए, वातनोमन होना चाहिए, कफ पित्त शमन होना चाहिए। ये सब ट्रीटमेंट के बाद जब हम लोग श्रोतोशोधन वगैरह कर देते हैं तो पेशेंट में हल्का फुल्का हमको वीकनेस देखने को मिलता है, तो वहां पे हम लोग रसायन, उसके बाद रसायन या फिर गर्भाशय पोषण चिकित्सा भी कर सकते हैं। तो चिकित्सा में हम 2 पार्ट में चिकित्सा कर सकते हैं, शोधन और शमन। शोधन चिकित्सा में क्या कर सकते हैं, विरेचन कर सकते हैं, लेखनवस्ती कर सकते हैं, स्नेहन एंड स्वेदन कर सकते हैं, लोकल एंड योनिवर्ती कर सकते हैं। जब मैं एनआईए में थी तो हम लोग जो हाइड्रोसल्फिन्स के पेशेंट में जो देखते थे वो शोधनवर्ती यूज करते थे। हम लोग ने खुद भी ये शोधनवर्तियां बनाई हैं। तो शोधनवर्ती के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, कुष्ठ का पाउडर यूज करते हैं, मदन फल का जो बीज रहता है उसका पाउडर बनाते हैं, सेंधम लवण यूज करते हैं, गुड़ यूज करते हैं, जितना पुराना गुड़ होगा उतना अच्छा होगा, लेखन कर्म करेगा। इसके बाद अर्क पल्लव यूज करते हैं, अर्क का जो सबसे कोमल आगे का जो पत्ती निकलता है उसको यूज करते हैं, और बकरी का यूरिन यूज करते हैं। तो इसमें शागमूत्र यूज करते हैं और कई कई जगह पे गोमूत्र भी यूज करते हैं। मैंने एक्चुअली गोमूत्र यहाँ पे यूज किया एक पेशेंट में, लेकिन गोमूत्र यूज करने से क्या होता है, अंदर जो म्यूकोजा है अगर लॉन्ग टर्म वो बढ़ती रह गई तो वो जो म्यूकोजा है वो थोड़ा थोड़ा डैमेज होने लग जाता है, तो पेशेंट थोड़ा सा मतलब अंदर बर्निंग इश्यू मिलने लगता है। इसीलिए क्या है कि आप ज्यादा अच्छा है कि गोट यूरिन ही यूज करें। विरेचन दे सकते हैं, सिंपल जो भी लेखनीय महाकषाय का जो द्रव्य वगैरह बताए हैं उससे लेखन बस्ती कर सकते हैं। विरेचन दे सकते हैं अवलेह वगैरह से, तीव्रत अवलेहम से, और स्नेहन स्वेदन लोकल कर सकते हैं। बट मैंने अभी तक ये सब चीज तो नहीं देखी है, बट हाँ योनिवर्ती देखी है, तो मैंने भी योनिवर्ती यूज करी है, तो इसका रिजल्ट मिलता है। अगर शमन चिकित्सा में बात करें तो कुछ रस औषध हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे स्वर्णमाक्षी भस्म हो गई, अभ्रक भस्म हो गई, ताम्र भस्म हो गई, रस सिंदूर हो गया, मकर ध्वज हो गया, स्वर्ण परपटी हो गई, पुनर्नवादी मंडूर हो गया, ताप्यादि लौ हो गया। पुनर्नवादी मंडूर और ताप्यादि लौ मैं खुद अपने मतलब प्रिस्क्रिप्शन में हमेशा पेशेंट्स में लिखती हूँ और रिजल्ट भी इसमें आ रहे हैं। क्वाथ और आसव अरिष्ट में देखेंगे तो कुम्हारी आसव दे सकते हैं, दीपन पाचन भी करेगा, आयुर्वेदिक कषाय दे सकते हैं, शोथ को कम करता है, इन्फ्लेमेशन काफी कम हो जाता है, और शोषक भी है आयुर्वेदिक कषाय, तो वहां पे जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा। अशोक अरिष्ट दे सकते हैं इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, पुनर्नवादी आसव दे सकते हैं, शोथ को ही कम करेगा।
लोद्रासब दे सकते हैं, सेम वही करेगा। पथ्यधिक्वाथ दे सकते हैं, दशमूलरिस दे सकते हैं। दशमूलरिस तो शोथ को भी कम करेगा एंड जो पेशेंट में पेल्विक पेन, एब्डोमिनल पेन मिल रहा है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। चंदनासब दे सकते हैं जहाँ पे आपको पित्त का डोमिनेंसी लग रही हो, मतलब पेशेंट को बर्निंग हो, ऐसा कई बार पेशेंट बोलते हैं कॉन्टेक्ट के बाद बर्निंग मिल रही है, तो वहां पे आप चंदनासब भी दे सकते हैं। गुग्गुल, वटी और अदर्स में अगर हम देखते हैं तो कैशोर गुग्गुल भी मैं बहुत ज्यादा लिखती हूँ। कैशोर गुग्गुल में आयरन रहता है तो विरेचक का काम करता है। गुग्गुल प्रिपरेशन में ये अच्छा रहता है कि इन्फ्लेमेशन कम करके पेशेंट को जो पेल्विक पेन हो गया है, कंजेशन जो होता है वो थोड़ा सा कम कर देता है। कांचना गुग्गुल भी दे सकते हैं। हरिद्राखंड दे सकते हैं। हरिद्राखंड बहुत अच्छा काम करता है इसमें, हरिद्रा की वजह से, एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से। आरोग्यवर्धनी वटी दे सकते हैं। चंपा दे सकते हैं। स्नेक 30 कैप्सूल, ये मैं बहुत ज्यादा लिखती हूँ लेकिन इसका काम बहुत अच्छा है, मतलब नैनो पार्टिकल्स है तो एकदम स्रोतस में जाके पूरा स्रोतोशोधन करते हैं, तो आप भी अगर यूज करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसमें। पुष्यानुक टैबलेट यूज कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा वाटरी डिस्चार्जेस पेशेंट में मिल रहा है तो वहां पे पुष्यानुक टैबलेट भी दे सकते हैं। पुनर्नवादी गुग्गुल यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है शोथ भी है एंड जब आप पीवी कर रहे हैं तो पीवी करते टाइम टेंडरनेस मिल रही है, तो वहां पे आप पुनर्नवादी गुग्गुल भी यूज कर सकते हैं। अब मेरा जो केसेस है वो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगी। जो मेरा पहला केस है, 29 ईयर्स की पेशेंट थी। इसमें पेशेंट 7 साल से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही थी लेकिन नहीं हो रहा था। और उसको जो ये था, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री थी, रेगुलर पीरियड्स थे, पेनलेस थे, क्लॉट्स थे और ब्राउनिश कलर का डिस्चार्जेस रहता था। तो ब्राउनिश कलर से भी मुझे डाउट हो गया कि पेशेंट को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर होगी। इसके बाद पेशेंट से पास्ट हिस्ट्री ली थी। पास्ट हिस्ट्री में एटीटी लिया था पेशेंट ने। जैसे कि मैंने आपको आगे बोला था कि एक टीबी भी एक रीजन होता है, तो यहाँ पे 2 पेशेंट्स में टीबी पॉजिटिव था, तो दोनों ने ही एटीटी ली थी 6 मंथ्स के लिए और कोई सिग्निफिकेंट ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं थी। सेकंड केस में अगर हम लोग देखते हैं तो 4 साल से पेशेंट कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही थी। सेम मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री नॉर्मल थी उसकी। पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म पे मेडिसिन ले रही थी 2 साल से और एक ओवेरियन सिस्टेक्टमी हुआ था। यहाँ बहुत कॉमन है, अगर पेशेंट को पीसीओडी है तो यहाँ पे जनरली उन लोग को बोल देते हैं कि जाके सिस्ट निकलवा लो, तो पेशेंट सिस्टेक्टमी भी बहुत कॉमन करते हैं। तो ये भी एक यहाँ पे रीजन बन गया है, एंडोमेट्रियोसिस बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। इसके बाद देखिए तीसरे केस में भी 7 साल से पेशेंट कंसीव करने की कोशिश कर रही थी। पीरियड्स जो थे वो ठीक थे और एटीटी लिया था पेशेंट ने। लेप्रोस्कोपी करा के आई थी पेशेंट। लेप्रोस्कोपी बेसिकली इसीलिए करा गया था कि वहां पे जो फ्लूइड्स है उसको निकाल दिया गया था, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आया था इस पेशेंट में। तीनों ही मतलब प्राइमरी इनफर्टिलिटी के केसेस थे। पेल्विक एग्जामिनेशन में अगर हम देखते हैं तो यूट्रस एवीएफ था, मतलब एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स था, सर्विक्स फर्म और मोबाइल था। सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस प्रेजेंट थी इस केस में, इसमें भी प्रेजेंट थी और इसमें भी प्रेजेंट थी। यहीं से हम लोग समझ गए थे कि मतलब पेशेंट को पीआईडी वाले सिम्टम्स में, मतलब साइन मतलब पेशेंट का जो पीआईडी वाला साइन है वो पॉजिटिव है। इसके बाद हमने जो पीएस किया था, पीएस में वाइट डिस्चार्ज, थिक वाइट डिस्चार्ज पॉजिटिव था। इसमें डिस्चार्जेस नहीं थे एंड इसमें डिस्चार्जेस प्रेजेंट थे। जब हमने ये करवाया, टीवीएस करवाया था, जब मेरे पास पेशेंट आई थी ऑलरेडी टीवीएस करवा के आई थी, तो उसमें उसके राइट साइड में हाइड्रोसाल्पिन्स था एंड को एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था। एंड इस वाले में भी टीवीएस करा के आई थी, इसमें भी राइट साइड का हाइड्रोसाल्पिन्स था एंड इस वाले में एचएसजी करवा के आई थी पेशेंट। तो बायलेटरल फिमरियल एंड ब्लॉकेज था जो कि हाइड्रोसाल्पिन्स की वजह से था। बाकी रिपोर्ट्स नॉर्मल थे पेशेंट्स के। ये टाइमलाइन है केसेस का, कब कब पेशेंट्स आए थे, जैसे कि फर्स्ट विजिट जो की थी एंड उसके बाद जो डायग्नोसिस जो हुआ था, ये वाला जो कंफर्म डायग्नोसिस था, ये पेशेंट पहले से करा के आते हैं। एक्चुअली हमारे पास जब आते हैं तो सब कुछ काम करवा के आते हैं। एलोपैथ में जाके करा के आएंगे, एलोपैथ के बाद होम्योपैथिक लेते हैं, होम्योपैथिक के बाद यहाँ पे आयुर्वेद में पेशेंट्स आते हैं, तो सारा वर्कआउट वो करा के आते हैं। तो डायग्नोसिस पहले से कंफर्म था कि हाइड्रोसाल्पिन्स की वजह से इनफर्टिलिटी कॉज हो रहा है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जैसे कि फर्स्ट पेशेंट का मार्च में स्टार्ट किया 2024 में एंड उसका जो मई में, जब हम लोग ने मई में फॉलोअप किया, फॉलोअप के बाद 3 से 4 महीने बाद जब टीवीएस कराया तो टीवीएस में नॉर्मल आ चुका था। वो रिपोर्ट्स में आपको शो करूंगी। केस 2 में जो था वो पेशेंट जब हमारे पास आई थी जुलाई में, जुलाई के बाद जब उसका टेस्ट करवाया हमने, नवंबर में जब टेस्ट करवाया तो नॉर्मल एचएसजी आ गया था उसका भी। सेम इस वाले केसेस में भी मई में आई थी और दिसंबर में हम लोगों ने टेस्ट करवाया था। तो ये मतलब 6 से 7 महीना हर पेशेंट्स में लगे हैं, लेकिन एकदम सही हो गए हैं पेशेंट्स। थेराप्यूटिक इंटरवेंशन अगर देखें तो मैं जो सबसे ज्यादा यूज करती हूँ वो यही ड्रग्स हैं
और मतलब एकदम मैंने वो कंफर्म कर दिया कि यही ड्रग्स लिख के मैं पेशेंट को सही कर लेती हूँ, तो मैं अभी और कोई ड्रग्स ट्राई भी नहीं करती हूँ, तो ये ड्रग्स एकदम ठीक हो जाते हैं। आरक दधि कषायम यूज करती हूँ मैं, 15 ml देती हूँ 45 ml वार्म वाटर के साथ, और सुबह शाम खाली पेट में एम्प्टी स्टमक देती हूँ। इसके साथ में देती हूँ मैं कैश और गुगुल का कॉम्बिनेशन करके, एक टैबलेट सुबह शाम कषायम के साथ, एंड पुनर्नवादी मंडूर 1 टैबलेट बीडी आफ्टर फूड, हरिद्राखंड 1 टीस्पून नाइट में दे सकते हैं वार्म मिल्क के साथ या वार्म वाटर के साथ भी दे सकते हैं। चंद्रप्रभावती 1 टैबलेट आफ्टर फूड दे सकते हैं बीडी। ताप्यादि लोहा आप यूज कर सकते हैं, अगर पेशेंट अफोर्डेबल है तो ताप्यादि लोहा जरूर दीजिए, क्योंकि ताप्यादि लोहा एक्चुअली थोड़ा कॉस्टिंग है ज्यादा। इसका मतलब अगर 60 टैबलेट आप लेते हैं तो 6 या 700 की आती है दूध पापेश्वर की, बट अच्छा रिजल्ट है। तो आप जो अगर पेशेंट अफोर्डेबल है तो यहाँ पे दीजिएगा बिल्कुल, 1 टैबलेट बीडी करके दीजिएगा आफ्टर फूड। आरोग्यवर्धिनी 1 टैबलेट बीडी बिफोर फूड दे सकते हैं। एक ये स्नेक 30 कैप्सूल जो मैंने आपको बताया था, एक कैप्सूल आपको जस्ट ब्रेकफास्ट के बाद डेली देना है। अगर आपके पेशेंट अफोर्डेबल हैं तो आप स्नेक 30 दीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत पैसा नहीं है तो आप सिंपल हरिद्राखंड भी दे सकते हैं। ये केस 1 था जिसमें पेशेंट को राइट साइड में हाइड्रोसल्फिन्स था, और उसको जब हमने 3 से 4 महीने बाद जब टेस्ट करवाए तो ये नॉर्मल स्टडी आ गया पेशेंट का। सेम ये सेकंड वाला था, इसमें भी राइट साइड में हाइड्रोसल्फिन्स था, एंड इस वाले में भी पेशेंट का अभी हाइड्रोसल्फिन नहीं आया। ये तीसरा केस है, इसमें भी एक ये था, एक्चुअली रिपोर्ट शायद ऊपर नीचे हो गए। इसमें भी मतलब बायलेटरल वो था, हाइड्रोसल्फिन्स था, लेकिन जब हमने 3 से 4 महीने बाद करवाया तो नॉर्मल स्टडी आ गया था। ये डिस्टल एंड पे ही था मेनली, बोथ एंड, ठीक है। ये वाला एक केस है, ये भी लेटेस्ट का ही है। इसमें पेशेंट को जो था राइट साइड का ये था, लेफ्ट साइड का हाइड्रोसल्फिन्स था डिस्टल एंड पे, एंड उसको मैंने जस्ट 3 महीने बाद ही रिपीट करवाया, अभी सितंबर में ही रिपीट करवाया है। तो इसमें कोई भी हाइड्रोसल्फिन्स नहीं है, ट्यूब ब्लॉक जरूर है लेकिन हाइड्रोसल्फिन्स बिल्कुल नहीं है। इसके बाद ये एक केस है, ये थोड़ा अलग केस है, इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगी आपको डिटेल में। ये पेशेंट जब मेरे पास आई थी 2024 में ही आई थी ये करवा के, तो क्या हुआ था, मैंने जस्ट ये देखा कि राइट साइड का मिनिमल स्प्लेज है और लेफ्ट साइड का ट्यूब में मतलब डायलेटेड है स्प्लेज के साथ। उन्होंने कोई हाइड्रोसल्फिन मेंशन नहीं किया था। तो जब नए नए पीजी करके आते हैं तो लगता है कि उत्तरवस्ती बहुत अच्छा है, आयुर्वेद में बेस्ट चीज है उत्तरवस्ती करना। तो मैंने भी देखा कि ठीक है ट्यूब ब्लॉक ही तो है, मैं जस्ट इसका उत्तरवस्ती कर देती हूँ। तो मैंने इस पेशेंट का 3 महीने उत्तरवस्ती कर दिया। तो इसमें क्या होता था कि जब भी हम उत्तरवस्ती नॉर्मली जब करते हैं तो 2 या 3 ml ऑयल जाता है, लेकिन इस पेशेंट में क्या हुआ था, मेरा 5 ml 6 ml ऑयल भी चला जाता था। तो मुझे लगता था अच्छी बात है, चलो जल्दी जल्दी ट्यूब खुल जाएगी शायद। तो मैंने 3 महीने बाद जब इस पेशेंट का ये करवाया, HSG करवाया, तो यहाँ पे देखा कि दोनों ही ट्यूब्स में हाइड्रोसल्फिन आ गया। तो ये मेरे थोड़ा टेंशन की बात हुई। तब मुझे समझ में आया कि यहाँ पे गलती क्या हुई। फिर मैंने पुरानी रिपोर्ट्स उठाई, अच्छे से पढ़ा, तब समझा कि यहाँ पे ये एक डायलेटेड वर्ड जो था मैंने थोड़ा सा उसको इग्नोर कर दिया था या ध्यान से देखा नहीं था। उसकी वजह से क्या हुआ, उत्तरवस्ती करने की वजह से ये बायोलेटरल हाइड्रोसल्फिन में कन्वर्ट हो गई पेशेंट। जब मैंने ऑयल दिया तो यहाँ पे क्या था, एक ही तरफ मतलब थोड़ा डायलेटेड था लेफ्ट में, लेकिन मेरे ऑयल देने की वजह से शायद वो राइट में और लेफ्ट में दोनों में फैल गया, और उसकी वजह से पेशेंट को बायलेटरल हाइड्रोसल्फिन हो गया था। फिर पेशेंट ने थोड़ा सा भरोसा रखा, ट्रस्ट रखा, मैंने उसको थोड़ा सा काउंसलिंग किया। काउंसलिंग के बाद उसको 3 महीने का फिर से मेडिसिन जो ऊपर लिखा था वो दिया। देने के बाद 3 महीने बाद उसकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आ चुकी है, अभी कोई हाइड्रोसल्फिन नहीं है। और ये पेशेंट आज ही जस्ट HSG करवा के भी आई है, उसमें भी हाइड्रोसल्फिन अभी नहीं आया है और ट्यूब भी ओपन हो गई है उसकी। तो ये गलती मतलब नॉर्मली होती है। तो आप लोग अगर कभी उत्तरवस्ती को लेके इतना सोचते हैं तो मत करिएगा उत्तरवस्ती। हाइड्रोसल्फिन के पेशेंट में बेस्ट है, आप या तो वर्ती करिए या सबसे बेस्ट है, मैं जो सोचती हूँ कि नो टच मतलब फॉर्मूला लिया जाए पेशेंट्स में। अगर हम दवाई से सही कर सकते हैं तो फिर जरूरत नहीं है कि हम उसको पेशेंट को अननेसेसरी वर्ती के लिए बुलाएं या पंचकर्मा करवाएं। तो आप मेडिसिन से भी कर सकते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स क्या था, जो हम लोग का आरगवद कषायम था। आरगवद कषायम जो रहता है एंटी इन्फ्लेमेटरी रहता ही, एंटीबैक्टीरियल भी है। इसमें बोला गया डोज टू व्रण विशोधना, तो मतलब अगर हम लेंगे तो अच्छा काम होता है इसमें। डोज टू व्रण जो रहता है वो जो हमारा हाइड्रोसल्फिन जो एक तरह से डोज टू व्रण ही है, इतना अंदर है जिसको हम नॉर्मली भी सही नहीं कर सकते, तो हम उसको आरगवद कषायम से सही कर सकते हैं। और एक चीज, आरगवद कषायम लेने के बाद पेशेंट में, जो मेरे पेशेंट में जो मैंने अभी देखा है, पेशेंट को थोड़ा कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब थोड़ा ज्यादा इसमें जो जितनी भी चीजें हैं ज्यादा ही कषाय और तिक्त हैं, तो हो सकता है पेशेंट कंप्लेन करे। तो आप उसको इसको थोड़ा ज्यादा गर्म पानी के साथ लेने के लिए बोलिए,
तब ये थोड़ा सा इजी रहेगा। या इसके साथ आप कुछ लेक्सेटिव ऐड कर सकते हैं, जैसे एरेंड ऑयल यूज कर सकते हैं रात में, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है पुनर्नवादी मंडूर, जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। ये भी कृमिघ्न है, कुष्ठरोग है, तो यहाँ पे श्रवतु भी कम करता है, शोथ भी कम करता है, तो यहाँ पे आप इसको भी यूज कर सकते हैं। चंद्रप्रभा वटी में भी बोला गया है शोथ होती है, और ये मंदाग्नि में भी काम करती है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि इसमें हम दीपन पाचन भी दे सकते हैं, काम करेगा, तो चंद्रप्रभा वटी का भी रोल अच्छा है। हरिद्राखंड भी दे सकते हैं, कंडुग्न है, और इसमें शीत पित्त और ये सब है। मैं जो देती हूँ मेनली जो कंडुग्न की वजह से देती हूँ, अच्छा काम करता है। कृमिघ्न भी है, तो आप दे सकते हैं इसमें। कैशोर गुग्गुल दे सकते हैं। कैशोर गुग्गुल वही एरेंड ऑयल की वजह से मैं दे रही हूँ, और गुग्गुल की वजह से कि शोथ कम थोड़ा कर देगा, और पेशेंट को जो पेन हो रहा है इन्फ्लेमेशन की वजह से वो कम हो जाएगा। ताप्यादि लॉ यूज कर सकते हैं। ताप्यादि लॉ का मुझे श्लोक नहीं मिला, तो मैंने दे दिया। इसमें भी सारी भस्म ही है मेनली। तो आपको अगर पेशेंट को जीआईटी का कुछ इशू है, ज्यादा ही कोई एसिडिटी वगैरह कुछ रहती है, तो आप पेशेंट को ये इग्नोर करिए, क्योंकि इसमें सारी भस्म है। तो ये रसायन है, दीपक है, पाचन है, कृमिघ्न है, रक्तवर्धक है, अनुलोमक है, और कफ वातहर है। ये स्नेक 30 कैप्सूल है, जो कि मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। आप भी यूज करके एक बार देख सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी तो है, एंटी एजिंग है, एंटी कैंसरस बोलते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट तो है, और वुंड हीलिंग भी है। इसका एक और मेरा एक एक्सपीरियंस है, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। एक बार मेरे पास ओपीडी में कॉलेज में ही एक पेशेंट आई थी, हर्पीस के छोटे छोटे ब्लिस्टर्स लेके, ब्रेस्ट के जस्ट नीचे बहुत सारे ब्लिस्टर्स थे हर्पीस के। तो ये स्नेक 30 वाले मतलब वो आए थे, एमआर आए थे, तो उनके पास इसका एक जेल था। तो मैंने उनसे वो सैंपल जेल लेके जस्ट पेशेंट के ऊपर लगाया, तो मतलब विद इन 5 सेकेंड या 10 सेकेंड्स के अंदर ही पेशेंट को जो पेन हो रहा था वो एकदम कम हो गया। फिर मैंने वो पेशेंट को दे दिया था घर ले जाने के लिए, वो जो ट्यूब थी। एंड उसके बाद जब पेशेंट एक हफ्ते बाद मेरे पास आई, तो वो जो हर्पीस के जो ब्लिस्टर्स थे एकदम क्लियर हो चुके थे, कोई पेन नहीं था पेशेंट को। एंड उसके बाद अभी तक तो 1 साल हो गया, पेशेंट मेरे पास आई भी नहीं, तो शायद सही हो गई होगी। उसको मैंने बोला था स्नेक 30 खाने के लिए। कंक्लूजन, आयुर्वेदिक मेडिसिन शोड कंप्लीट रेजोल्यूशन ऑफ हाइड्रोसल्फाइन विदाउट सर्जरी। तो आप जब बिना पेशेंट को टच करे, बिना कोई सर्जरी के भी आप सिंपल मेडिसिन से भी पेशेंट को एकदम ठीक कर सकते हैं। सेफ है, नॉन इन्वेजिव है, फर्टिलिटी प्रिजर्विंग अप्रोच है। एंड मैं कोशिश करूंगी कि अभी तो मैं बहुत ज्यादा केसेस नहीं है मेरे पास, 10-12 केसेस है, लेकिन थोड़ा लार्ज अमाउंट में करने के बाद एक अच्छा कुछ ट्रायल करूंगी, जिससे कि मतलब हाइड्रोसल्फाइन के पेशेंट्स को कहीं भी सर्जरी के लिए ना जाना पड़े, बस ये सोचे कि आयुर्वेद में जाके सही हो जाएगा। थैंक यू। और दीज आर द रेफरेंसेस, तो आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे भारत वाला प्रेजेंटेशन था। और एक डॉक्टर कीमा या शायद किसी ने कहा भी, कहते मैडम स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, स्पीड में है ना, मैंने कहा एक रिदम से बहुत अच्छा मैम आप बोल रही बीच हो। में बोल देते मुझको। नहीं, मैंने रिदम को खराब करना ठीक नहीं समझा। मैंने कहा ना भाई, रिदम को नहीं खराब करते। चलो एक बार वो बाद में भी देख सकते हैं उसमें, है ना, क्योंकि एक बार फ्लो टूट जाता है ना कई बार, तो यूं मजा सा नहीं आता। तो इसलिए बेटा ये मिरर व्यू हो गया, इसको थोड़ा हटा दीजिए। कैसे हो गया? हाँ मैम मैं ये वो हटा देती हूँ, प्रेजेंटेशन स्टॉप कर देती हूँ। जी 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 जी। तो मैंने ठीक है मैम। माइक्रोफोन, हाँ जी बेटा, माइक्रोफोन ऑन कर दिया है। जिस भी पार्टिसिपेंट्स ने पूछना हो वो अपना हैंड रेज करे। जैसे हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं, आज 525वें में भी हम वैसे ही लेंगे। और आयुर्वेद की गहन, बहुत गहन बातों को आज कितना इजीएस्ट वे में बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर प्रीति ने यहाँ प्रेजेंट किया है। और मैं समझती हूँ कि शोधनवर्ती देखते ही मुझे अपनी रिस्पेक्टेड एचओडी मैम भारती मैडम याद आ गई। और मैडम के कारण मुझे भी एक चीज़ सीखने को मिली थी कि अच्छा शोधनवर्ती, यानी मैं वेजाइनल पार्ट को ड्रग एक्शन डिलीवरी के लिए बहुत अच्छी साइट समझती हूँ। जब मैंने पहली बार 1990 में शारीर स्थान पढ़ा, पूर्वार्थ है ना, चरक पूर्वार्थ पढ़ा, कि हाँ यार इतनी जबरदस्त साइट है
कि आचार्यों को पता था कि गर्भस्रावपात रोकने के लिए, है ना, पहला चैप्टर वही वहां आता है कि किस तरीके से मधुयष्टि तेल का, और सॉरी, मधुयष्टि घृत का पीछू रखना, क्वाथ का पीछू रखना, और इस तरीके से बरगद, पंचवल्कल वगैरह का, शतधोत घृत का। तब मुझे लगा था कि यार क्या बात है ना। मगर शोधनवर्ती तो इतनी ज्यादा फेमस है ना, अपने पास राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में डॉक्टर सुमन जैन मैडम है। एक बार वो पीजी स्कॉलर्स को समझा रही थी, वो तुम अपना करो ना, कुछ करते हो ना, क्योंकि शोधनवर्ती उनके मुंह पे नहीं चढ़ता ना फटाफट, हमारे मुंह पे चढ़ जाता है फटाफट। कहते वो तुम करते हो ना कुछ, वो कुछ दवाई लगा के वहां नीचे रखते हो ऐसे, वो कर लो ना, कहते। यानी मैडम के दिमाग में भी हाइड्रोसल्फिन्स, एलोपैथी मैम है ना, जो वहाँ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में इमरजेंसी कॉल के लिए सरकार के द्वारा अपॉइंटेड टीचर है, डॉक्टर है, एमएस गाइनी, डॉक्टर सुमन जैन, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो वो भी शोधनवर्ती की इतनी फैन है ना। तो भारती मैडम का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि हम सबको ये चीज सिखाई उन्होंने, और सारे बच्चों से मैडम बनवाती है, कहते ले बेटे बना, है ना। उसी का परिणाम है कि आप सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाके भी बहुत अच्छी तरह से बना लेते हैं, अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं, है ना, कितनी बढ़िया बात है। और वो अब अपने स्टूडेंट को सिखाएंगे, तो सूरज की किरणें जैसे पूरे पृथ्वी पे, ग्लोब पे फैल जाती है, इस तरीके से शोधनवर्ती जिंदाबाद हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन। और किसी ने हैंड रेज किया है, डॉक्टर, थैंक यू मैम। एक मिनट में देख लूं किसने हैंड रेज किया है। अच्छा, अभी किसी का मैंने देखा था। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र जी कुंद्रा ने बताया कि वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, धन्यवाद। डॉक्टर विपिन जी, डॉक्टर इसकी सराहना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर क्रिस्टीना, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर सुनीता जी, आपका भी प्रेजेंटेशन की सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विपिन ने एक क्वेश्चन पूछा है, डाइट के बारे में थोड़ा बताइए मैडम जी। तो आप बेटा थोड़ा डाइट के बारे में बता दीजिए। डॉक्टर नवीन मैम जी, बहुत इसमें, बहुत धन्यवाद जी। जी बेटा। यस मैम। मैम इसमें जो डाइट में हम लोग को जो मना करना रहता है वो मेनली अम्ल चीजें मना कर देते हैं, अम्ल या वातवर्धक, जो मतलब अम्ल को बढ़ाए, मतलब जितना ज्यादा पित्तवर्धक चीजें लेंगे उतना ज्यादा फ्लूइड का अक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा मैम। तो हम लोग इस टाइप की चीजें, जैसे खट्टा, जैसे कि गोलगप्पे हो गए, बर्गर हो गया, ये सब चीजें थोड़ा सा, और जो डाइजेशन में थोड़ा हेवी है, जैसे बर्गर, पिज्जा, ये मैदे का कुछ भी चीजें बोले, वो सब बहुत ज्यादा डाइजेशन में हेवी रहता है। तो हम लोग वो सब चीजें उन लोग को, पेशेंट को मना करेंगे। और जैसे रजस्वलाचर्या मैं हर पेशेंट में कोशिश करती हूँ, मतलब कोशिश क्या, 90% तो हो ही जाता है। तो उसमें आप ये जौ दे सकते, तो जौ का काम भी थोड़ा शोषक है, तो वहां से वो भी काम बन जाएगा। तो रजस्वलाचर्या बता देती हूँ। और इस ऐसे पेशेंट्स में मैम का एक इनफर्टिलिटी प्रोटोकॉल रहता है, जिसमें मैम 10 डेज के लिए जौ का सत्तू देती हैं। तो अभी मैं पेशेंट में क्या कर रही हूँ, पूरा पूरा महीना जौ का सत्तू खिला देती हूँ, सुबह दूध के साथ घोल के, और उसमें शहद और घी देके ब्रेकफास्ट उसी से कर लो। मैं उन लोग को बोलती हूँ कि इधर उधर कुछ खाने का, रोटी पराठा खाने का जरूरत नहीं है, आप सिंपल जो सत्तू है, वो सत्तू, यहाँ पे नॉर्मली लोग सत्तू खाते ही हैं, बेसन वाला जो सत्तू होता है। तो मैं उन लोग को बोलती हूँ सत्तू, आप जौ का सत्तू लीजिए और दूध में घोल के पी के चले जाइए। अगर जिसको दूध से एलर्जी है तो सिंपल गर्म पानी में घोल लीजिए और यूज कर लीजिए। तो आप ऐसे छोटी छोटी चीजें उनको बता सकते हैं। क्या मार्केट में अवेलेबल है? मैम जौ का सत्तू आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, इसमें फ्लिपकार्ट में, अमेजन में इजीली मिल जाता है। और मार्केट में भी अभी मिलने लगे हैं, जो आटा वगैरह पीसते हैं ना, जहाँ पे चक्की होती है, वो लोग अभी देते हैं। मैं शोधनवर्ती के बारे में पूछ रही हूँ, शोधनवर्ती। मैम शोधनवर्ती तो बनानी पड़ती है मैम, हम लोग खुद भी बनाते हैं, अभी भी बनाते हैं। तो मैम जो भी आपने केसेस आपने बताए हैं, उनमें सब में आपने शोधनवर्ती इस्तेमाल की है? मैम ये केसेस में तो मैंने शोधनवर्ती नहीं यूज की है। कुछ कुछ जो, मतलब ये वाले जो पेशेंट्स हैं, ये ओपीडी बेसिस पेशेंट रहते हैं, बस मेडिसिन लेके जाएंगे ऐसा वाला है, मतलब ड्यूटीज वाले रहते हैं, मतलब तो उन लोग के तो पास टाइम नहीं है कि आके वर्ती रखवाएं फिर उसको क्लीन करवाएं। जी जी जी। तो इनमें विरेचन भी नहीं दिया आपने? नहीं मैम, मैंने विरेचन नहीं, अच्छा, मैंने क्या करा, हाँ मैम, सिर्फ शमन से हो गया मतलब? हाँ मैम। और अभी जो लेटेस्ट आज भी एक पेशेंट का किया है मैंने, उसमें भी सिर्फ शमन, मतलब
15 दिन के लिए कैस्टर ऑयल जरूर देती हूँ मैम मैं स्टार्टिंग में, जिससे कि थोड़ा विरेचन, नित्य विरेचन हो जाए। जी बट जी जी जी। जो हम लोग बोलते हैं ना, अच्छे से विरेचन करना, दीपन पाचन घृतपान स्नेहन स्वेदन करना प्रॉपर, वो नहीं कर पाते मैम। जिनके पास टाइम है वो हो जाता है, लेकिन नॉर्मली नहीं हो पाता है मैम। ये फिर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा सुन के, आपने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनीता जी। डॉक्टर निधि, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। डॉक्टर निधि, हेलो डॉक्टर निधि, बेटा आप वहीं हो? मैम इसमें बेटा आप है ना, इको क्रिएट हो हेलो रही है, एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं पढ़ती हूँ बेटा, है ना, कुछ हेलो पता नहीं। यस मैम। हाँ मैम आ रही है, आवाज आ बताइए, रही है। निधि हाँ जी आप बताइए। मैम बोल सकते हैं। हम्म, डॉक्टर निधि आप अपना प्रश्न रखिए बेटा, अब इको नहीं आ रही है। हेलो डॉक्टर निधि। यस मैम। हाँ बेटा आप बोलिए, है ना, अभी इको नहीं बन रही है, पहले बन हेलो रही थी कुछ, है ना। हाँ बोलिए बेटा। मैम। मैम इसका संप्राप्ति विघटन कैसे करेंगे हम? जो मेडिसिन देंगे तो उससे इसकी संप्राप्ति कैसे होगी? जैसे कि हम मतलब ज्यादा तो मुझे नहीं पता, दोष दूषे पे ही काम करेंगे। दोष के हिसाब से जैसे कि आपका वात है, कफ है, उसके ऊपर काम करेंगे, उससे ही शोथ कम होगा, इसी तरह से संप्राप्ति विघटन होगा। ऐसा मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पता, तो मैं जरूर ध्यान दूंगी इस चीज के ऊपर। लेकिन मुझे बस क्लिनिकल है कि मैं क्लिनिकल करती हूँ, तो इतना ज्यादा डीप संप्राप्ति विघटन नहीं, मुझे इतना क्लियर नहीं है इसका। नहीं उसमें जो ओके शुरुआत थैंक यू में मैम। और डॉक्टर, मैम हाँ शोधनवर्ती की ड्यूरेशन कितने? हाँ मैम शोधनवर्ती की ड्यूरेशन कितनी है, कितनी देर के लिए रखना है? आप देखिए वो ना, मतलब 2 घंटा 3 घंटे के लिए रखिए। और कभी कभी हम लोग एनआईए में तो पेशेंट को शाम को रख देते थे एंड सुबह आके वॉश करने के लिए भी बोलते थे, ऐसा भी होता था। नहीं तो आप 2 से 3 घंटा भी रख सकते हो। ओके मैम थैंक यू मैम। जी। डॉक्टर सुनीता, उसमें जो इनिशियली कुछ स्लाइड्स डॉक्टर प्रीति ने जो प्रेजेंट की थी ना, जिसमें वात पित्त का सरगुण, है ना, द्रव गुण और ये सारे बताए थे ना, हाँ उसी के माध्यम से समझाई जाएगी, है ना। ये बहुत अच्छी बात है कि हम हाँ सभी सर, आयुर्वेद के संप्राप्ति स्कॉलर विघटन। ये संप्राप्ति विघटन तक सोच पाते हैं, दिखा पाते हैं। नहीं आता है तो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। मगर मैं सभी से निवेदन करती हूँ, आयुर्वेद के सभी स्कॉलर्स के लिए, कि भाई आप कहीं ना कहीं पेशेंट ठीक करने पे उसकी वेटेज दीजिए, कि पेशेंट ठीक हो जाए। पेशेंट किस तरीके से ठीक हो जाए, जैसे मैं आपको पता है अपने जीवन का पहला हाइड्रोसल्फिंग्स बताती हूँ। और मैंने बड़ा प्राउडली मेरे एक स्टूडेंट को फोन किया जो यहाँ से पढ़कर चली गई थी। मैंने कहा बेटा पहला पेशेंट हाइड्रोसल्फिंग्स का आया जो लंबे समय तक टिका सोडी टिकी मेरे पास, है ना, वरना 1-2 महीने में चले जाते हैं। तो मैंने कहा वो ठीक हो गई, है ना, क्लियर हाइड्रोसल्फिंग्स मेरे एमडी करने के बाद का। तो पता है उस बच्चे ने कहा, कहते मैडम मैंने ही तो भेजा था। तो मेरे लिए, मैंने कहा अच्छा तूने भेजा था फिर मेरे नाम से। मैं सोच रही थी कि यार मैं, पता है, हमेशा पेशेंट को एक विशेष बातचीत से काउंसलिंग करके कोशिश करती हूँ कि तू टिक जा इधर, है ना, यानी आयुर्वेद में तेरा भला है, ऐसा समझाने की कोशिश करती हूँ। और इसीलिए मैंने जयपुर में जब सर्विस करते समय, है ना, वहां कभी भी 26 साल में एक पेशेंट घर पे नहीं देखा, नॉट अ सिंगल पेशेंट, कभी भी किसी को घर पे नहीं बुलाया, है ना, जिससे उनको ये समझ में आ जाए कि भाई मेरा इंटरेस्ट सिर्फ उसको ठीक करने में है, और सिर्फ ज्यादातर सरकारी दवाइयां ही लिख के, है ना, ठीक करने की कोशिश की कि भाई नहीं, अंदर से सब कुछ फ्री मिलना चाहिए, जिससे पेशेंट की आस्था भी बढ़े, कुछ बर्डन ना पड़े, और कहीं ना कहीं वो ज्यादा हो सके। तो मैं एक डायलॉग यूज करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हैं, कि देखो ये फाइल मोटी सी रहती है 8 महीने की, और सॉरी 8 साल की, कभी 9 साल की, कभी 6 साल की, कभी 10-12 साल की। तो मैं कहती हूँ अच्छा 8 साल की फाइल है, चल बेटा 8 महीने दे दे। भाई 8 साल 8 महीने इतना तो दे ही सकते हैं आयुर्वेद को, है ना, 6 साल 6 महीने,
और आपको पता है बहुत सारे पेशेंट की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा एमडी करने के बाद, है ना, ऐसे इस डायलॉग से प्रेरित होके उन्होंने मुझे समय दिया, मुझे मानी आयुर्वेद को समय दिया। और सबके घर में आज किलकारी गुंज रही है ना, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। तो मैं सिंपल से आप बच्चों को बताना चाहूंगी कि हाइड्रोसल्फिंग्स है। अच्छा, थोड़ी देर हाइड्रोसल्फिंग्स भूल जाओ। आपके घर के ड्राइंग रूम में एक ग्लास पानी गलती से फ्लोर पे गिर गया, क्या करोगे? है ना, कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है। घर में ड्राइंग रूम में एक ग्लास पानी ढुल गया समझते हो ना, गिर गया, क्या करोगे आप? कोई नहीं बता रहा है, मैं ढोल के दिखाती हूँ पोछा फिर। लगा देंगे मैम। और क्या, कितना अच्छा बच्चा है, देखो पोछा लगा पोछा देंगे। पोछा लगाएंगे मैम। और क्या बेटा, बिल्कुल सही बात है, पोछा लगाएंगे, बस वही बात शरीर में करनी है ना, बिल्कुल, है ना, क्योंकि मैंने पहला केस ऐसे ही ठीक किया था। फिर अब पोछा किससे लगाएंगे? इतनी सी पतली सी ट्यूब है जिसका आपको डायमीटर भी पता है, 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। उसमें आपने डॉक्टर प्रीति ने अच्छे अच्छे फोटोग्राफ दिखाए, पूरी फूल के ऐसे पूरी इमली की जिस तरह हो रही थी, ऐसे यूं, है ना, बीड्स हो रहे थे उसमें। सिंपल सी चीज है, गुरुवादी 20 गुण मेरी मैडम आदरणीय परिमला शर्मा मैडम ने मुझे जब पढ़ाए, जबकि गायनी की टीचर थी वो, उन्होंने पढ़ाए कि बेटा 20 गुण ये है, उससे आगे आयुर्वेद नहीं है, उसी में सब कुछ आ जाता है। मैंने कहा जी मैडम, बिल्कुल ठीक। तो हम 20 गुण में देखें कि उसमें एक गुण का क्वालिटी है द्रव शोषकम। देखो, द्रव है, उसका शोषण करना है, यानी पोछा लगाना है। तो हमने द्रव शोषकम वाले ड्रग की लिस्ट बनाई कि द्रव शोषकम कौन है? नागरमोथा चलो उठाओ, अतिविषा चलो उठा लो, है ना, बला, बीज चलो उठा लो। जो जो भी आपको द्रव शोषकम मिले उसको उठा लो, और उसका पीयर रिव्यूड आर्टिकल मेरे नाम से हाइड्रोसल्फिंग्स का आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, है ना। तो जो जो भी मुझे 7-8 ड्रग मिले, है ना, जो इजी अवेलेबल है, कोई संदिग्ध नहीं है, कुछ नहीं है, ज्यादा महंगे भी नहीं है, बस द्रव शोषकम हर एक चूर्ण 50 ग्राम लिया, 350 या 400 ग्राम जैसा चूर्ण तैयार हुआ, उसको कुटो, पीसो, अच्छी तरह से मैदे की छलनी से छानो, और उसको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को पानी के साथ लो। और जो नहीं पीसा उसका काढ़ा बना के पी जाओ, कुछ भी फेंकना नहीं है बेटा। हमारे घर में, आयुर्वेद वालों के घर में कुछ भी आए ना, बेकार कुछ नहीं जाना चाहिए, चाहे छाल हो, पत्ता हो, पेड़ हो, है ना, कुछ भी, त्वक हो, मूल हो, कुछ भी, है ना। तो उसको काढ़ा बना के उसी के साथ वो चूर्ण पिला देती थी। तो 4-5 दिन काढ़ा चलता है, जो फाइबर्स ज्यादा है, बाकी का चूर्ण है। और आप देखिए कि मेरे मैक्सिमम पेशेंट 3-3.5 महीने में हाइड्रोसल्फिंग्स 0। और अगर बहुत ज्यादा हाइड्रोसल्फिंग्स है तो यस थोड़ा मैम, 5 ऐसे एक ही होता मिनट, है। है ना, 5 एक महीने लग सकते हैं। और अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तो देर इज ए रिकरेंस ऑफ टीबी। जहां फिर से रिकरेंस टीबी का हो जाता है, या पहली टीबी अनडायग्नोस्ड रहती है, वहीं हाइड्रोसल्फिंग्स द्रव शोषकम गुण से नहीं ठीक होता। ये मेरा 26-27 साल की जिंदगी का निचोड़ है कि वो उससे ठीक हो ही जाता है। इसलिए आप पता है, किसी भी बात को बहुत बड़ा करके न सोचे। सिर्फ आयुर्वेद के वात पित्त कफ में डॉक्टर प्रीति ने जैसे शुरुआत की ना कि अच्छा इसमें सर गुण ज्यादा है, इसमें द्रव गुण ज्यादा है, बस जितना हो सकता है उतना करिए। बाकी आचार्य चरक जी को कहिए कि हम आपके अनुयायी है, थोड़ा आप संभालो, थोड़ा हम संभालते हैं, दोनों मिल बांट के काम करेंगे भाई, है ना। और आपके ही बच्चे हैं तो आप ही संभालोगे, और कौन यस संभालेगा? मैम। तो बस बहुत अच्छा रिजल्ट है बेटा। आयुर्वेद को आगे लाने के लिए हम आयुर्वेदज्ञ, जो अध्यापक है, जो स्कॉलर्स है, जो चिकित्सक है, उनकी महती भूमिका है। क्योंकि हमारे कंधे जब चौड़े होंगे तो हमारे पीछे दुनिया चलेगी। मेरे टीचर्स का मैं आज 525वें लेक्चर पे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे में कूट कूट के आत्मबल भर दिया और एक विश्वास भर दिया कि बेटा तुम एक अच्छी साइंस को फॉलो कर रहे हो, है ना। और नो डाउट हम आज भी अपने टीचर्स को पूछते हैं, है ना। मैं परिमला मैडम, शतायु हो, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहे, मैं मैडम को आज भी पूछती हूँ कि मैडम ऐसा केस आया, क्या करेंगे? मैडम कहती है अच्छा ऐसे ऐसे करके देख ले। कितनी बढ़िया मैडम है। कभी कहते बेटा मैंने तो ऐसा केस देखा नहीं। मैंने कहा मैडम क्या सोचना चाहिए? कहते इस डायरेक्शन में सोच,
कितनी बढ़िया मैम है, ऐसे मिलते हैं कहीं? वो कहते नहीं नहीं मैंने नहीं किया, मगर इस डायरेक्शन में तू करके देख। और बिल्कुल बहुत अच्छा है। जैसे मैं आपको एक केस मैम बताऊं। मैंने भी ये जो केस में उत्तरवस्ती जी की थी ना, जी जब मैंने उत्तरवस्ती की थी मैम, तो मेरा केस जब खराब हुआ था तो मैंने ज्योत्सना मैम को पूछा था, तब उन्होंने मुझे बोला था अरे उत्तरवस्ती क्यों कर दी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ उत्तरवस्ती करके मैंने उसको स्प्रेड कर दिया और ज्यादा। जी तब बेटा मैंने तब से मैं रिपोर्ट्स पे कम भरोसा करती हूँ, उसका जो फिल्म होता है वही जरूर अच्छे से देखती हूँ कि फिल्म में कहीं भी ट्यूब कोई भी स्वेल ना हो बस। तो जी रिपोर्ट्स बिल्कुल। कभी कभी मैम बहुत गलत भी होते हैं, बट फिल्म हमेशा देखनी चाहिए मैम हम लोग को। जी बहुत बढ़िया चीज है। और एक है ना उत्तर बस्ती का बहुत अच्छा ऑल इंडिया लेवल का गेट टुगेदर टीचर्स का अय्या में हुआ था, और मैं भी उसमें गई थी। और मेरी गाइड मैडम आदरणीय इंदुबेन मिस्त्री भी उसमें थी, आदरणीय प्रेमवती तिवारी मैडम भी थी, और बड़े बड़े 20 टीचर्स थे जो गायनी को रिप्रेजेंट करते हैं। और तब भी यही बात फलीभूत होके बाहर आई थी कि हाइड्रोसल्फिंग्स है तो उत्तर बस्ती नहीं करनी चाहिए, है ना। ऑल ओवर उन 20 लोगों का जो एक डिस्कशन था, है ना। हम आशा करते थे कि वो छप के बाहर आ जाए ऐसे, मगर वो चलो किसी कारण से, क्योंकि इतनी अच्छी डिस्कशन के रूप में या समरी के रूप में बाहर आ जाता ना कि नहीं करनी। क्योंकि पूरे ऑल इंडिया के 20 टीचर्स या पता नहीं 25 टीचर्स ऐसे वहां थे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई ऑलरेडी पानी भरा हुआ है ना। तो पहले ऐसे उसको शोधनवर्ती या जितने भी आपने किए है ना, जैसे देखो मैं सभी बच्चों को कहना चाहूंगी कि उसमें प्रमेहग्न है ना, जो बहुत सारी, चाहे वो चंद्रप्रभावटी है, चाहे वो आरगवदादि कषाय है, चाहे दूसरी है प्रमेहग्न है, हरिद्रा, अष्टांग हृदयकार, प्रमेह की दी बेस्ट औषधि हरिद्रा, है ना। तो आप देखिए बहुत द्रव श्लेष्मा दोष विशेष, माधव निदान का प्रमेह का ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट। और मुझे आज भी याद है मेरे गुरुजी स्वर्गीय मान सिंह गोहिल सर, है ना, उन्होंने मुझे पढ़ाया था। और मुझे आज भी उनके शब्द याद है कि सर ने बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष के ऊपर आधा घंटा पढ़ाया, यूजी में आधा घंटा। तो कितनी बड़ी बात है ना। क्योंकि मेरे गुरुजी कहते थे कि मैं पिलर बनाने के लिए आया हूँ, मैं आयुर्वेद में पिलर बनाने के लिए आया हूँ, और पिलर बनेगा तो भवन खड़ा रहेगा, भवन कभी नहीं गिर सकता, है ना। और अंदर की दीवारें तो इधर उधर हो सकती है, मगर पिलर खड़ा रहना चाहिए। और मेरे गुरुजी ऐसा कहते थे, जबकि वो यूजी के टीचर है मेरे, जो हमें माधव निदान पढ़ाते थे। तो बहु द्रव श्लेष्मा, तो यहाँ भी तो द्रव श्लेष्मा जैसा ही कुछ भर गया है उसमें, समझ रहे हो, इसलिए प्रमेह की दवाई वहां काम करी। तो कितना अच्छा है वो। और द्रव, है ना, कहीं ना कहीं लिक्विडिटी जैसी चीज है, तो हमेशा रस धातु की चिकित्सा बहुत अच्छी रहती है। और रस प्रदोषज विकार में ज्वर भी है, उसमें देखो आपने बहुत अच्छी कंपाइलेशन की है कि उसमें बहुत सारों की इंडिकेशन ज्वर में है ना। तो जैसे ही रस धातु अच्छी होगी, तुरंत ही वहां द्रव के ऊपर बहुत अच्छा असर आएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, मेरे जीवन में एमडी करने के बाद पहला पेशेंट आया जब मुझे गायनी की प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला, मैंने जनरल प्रैक्टिस की। धन्वंतरी औषधालय करके एक जौहरी बाजार में बहुत ही प्रसिद्ध लक्ष्मीराम जी महाराज का स्थापित किया हुआ एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहां मैंने अपनी सेवाएं दी। तो वहां मुझे समझ में आया कि एक पेशेंट ने जब ये कहा कि मेरे मुंह से लगातार लाला स्राव होता है, हमने उसको लंघन पे दीपन पाचन पे डाल दिया, क्योंकि रस व स्रोतस की वही चिकित्सा है। बहुत बढ़िया रिजल्ट, है ना। यानी आपके जीवन में आने वाले पेशेंट्स को आपको जो याद है, देखो टेबल तो याद होनी चाहिए, 2 2 4 2 3 6, वो आप अप्लाई करते जाइए, हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, है ना। उससे आपका विश्वास भी बढ़ेगा, कुछ मजा भी आएगा, और आपको बहुत प्राउड होगा कि ईस्वी सन पूर्व 5000 में लिखी हुई बातें आज भी सही है। तो कितना बड़ा, बहुत ही ऋषि मुनियों की दीर्घ दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, दिव्य दृष्टि पे बड़ा मजा आता है ऐसे प्राउड करके कि हम उस हाथी के वाहक है, आगे ले जाने वाले लोग है ना। तो बहुत ही बढ़िया हाइड्रोसाल्फिंग्स का आपने प्रेजेंटेशन किया, और मैं आशा करती हूँ
कि आज उपस्थित सभी लोग, एक मैं हूं और एक डॉक्टर प्रीति है, 2 लोगों को निकाल दे तो 25 लोग हैं हम। मैं आशा करती हूँ कि आप इन विषयों को अपने पेशेंट्स को बताने के लिए जरूर प्रयोग करेंगे। और कहीं ना कहीं जो जौ का सत्तू जो बताया वो मैं बता के अपनी बात पूरा करती हूँ। छिलका उतरा हुआ जौ मानी बार्ली लाना है और उसको सिंपल कढ़ाई में अच्छी तरह से भूनना है ना, सेकना है। और सेकने के बाद उसको पाउडर करना है यानी पिसवाना है। ये है जौ का सत्तू, कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी, है ना, अपने आप चीज बनाए तो ज्यादा अच्छा है, बल्कि आपकी इनकम का एक सोर्स हो जाएगा, है ना। 2 किलो को बनाइए और 200-200 ग्राम के पैकेट रखिए, एक इनकम का सोर्स भी है। और पेशेंट तो फ्री में, एलएमएस फ्री मानी बहुत ज्यादा मेहनत करे बिना ऐसे मिल जाता है उनको, तो उनके लिए भी अच्छा है, एक शुद्ध मिलेगा। आप उस जौ को अच्छी तरह भूनेंगे, है ना। कई बार हमने देखा कि जो तैयार जौ का सत्तू है वो कई बार कच्चा सा रहता है। तो फिर मैं पेशेंट को जयपुर में बताती थी कि अच्छा बेटा खुद भी कढ़ाई में कम कम आंच में भून लो थोड़ा सा, है ना। तो कहते मैडम ये तो कच्चा सा आटा लगता है। मैंने कहा हल्का सा भून लो बेटा, फिर भुना हुआ लगेगा, है ना। तो ये आपने जौ का सत्तू अपने आप भी बना सकते हैं और अपने पेशेंट्स के फायदे के लिए बहुत अच्छा रहेगा वो, है ना। डॉक्टर, हाँ जी, रसपाचक यूज कर सकते हैं। हाँ बेटा, डॉक्टर अनीता, बिल्कुल बेटा, रसपाचक यूज हो सकता है। और मुझे पता है महाराष्ट्र की परंपरा बहुत अच्छी लगती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। वहां सप्त धातु पाचक वटिया भी मिलती है। मैं आज के संदर्भ में महादेवन सर, है ना, अभी उनका स्वर्गवास हो गया, उनके मैंने कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे और ऐसे सुने हैं। बहुत बढ़िया सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर, है ना। और उन्होंने भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज, है ना, जो जिंदगी बीत जाती है बेटा, 25 से 30 साल लग जाते हैं तब जाके कुछ एक नतीजे पे पहुंचते हैं। ऐसी बातें माधवन सर ने ऐसे ही लुटा दी है कि ले बेटा लूट, चल तू आगे बढ़, आयुर्वेद को आगे बढ़ा, है ना। तो बहुत अच्छी बातें हैं। वहां भी सर ने रसपाचक की बात, ज्वरग्न बात, है ना। इवन के सर का मैंने कुछ वीडियो सुना के चाहे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आप कहते हैं ज्वर की चिकित्सा करिए, मगर इतना बोलने के लिए जिंदगी लगा दी है सर ने, है ना। और आप सोचिए कि मुक्त हृदय से हमें दिया भी है ना। आज सर नहीं है मगर सर के बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे फॉलोअर्स है जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, उनसे प्रेरित है। तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत आज दूसरे रूप में काम कर रही है ना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए। और स्वर्ग को एक श्रद्धांजलि है कि आज हम 525वें पे सर को याद करते हैं कि सर आपने हमें बहुत कुछ दिया। मैं कभी नहीं मिली सर को, मैं जानती भी नहीं हूँ, और मैंने सिर्फ यूट्यूब पे सर को सुना है, माधवन सर को। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई उन्होंने इतना बढ़िया हमें ज्ञान से आपूरित किया। तो मैं समझती हूँ कि आज 525वें लेक्चर पर विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आदरणीय डॉक्टर योगेश जी भाई साहब मिश्रा और सारे अधिकारी गण की ओर से मैं सभी स्पीकर्स का और सभी पार्टिसिपेंट्स जो प्रत्येक व्याख्यान में उपस्थित रहते हैं, मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि वो यहाँ आके अटेंड करें, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के स्पीकर डॉक्टर प्रीति का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। बहुत जीवन में प्रगति करो, बहुत अच्छे अच्छे पेशेंट्स करो और एक इमरजेंसी में लेक्चर्स तैयार रखो। थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन है लीना मैम का, अच्छा, उन्होंने मैं बोला है देखी कि नहीं है। शोधनवर्ती प्रिपरेशन के लिए पूछ रहे हैं वो। बता दो बेटा एक बार। हाँ तो मैम आप शोधनवर्ती के लिए कुछ, हाँ कुछ का पाउडर मिल जाएगा, मदन फल की बीज निकाल के उसका पाउडर बना लीजिए, और उसमें जो अर्क रहता है, अर्क को पत्ते को फ्रेश लीजिएगा, जो आगे के जो पल्लव मिलते हैं छोटे छोटे फ्रेश लीव्स जो आती हैं उनको तोड़ के पीस लीजिएगा, मतलब कोई भी पत्थर से या मिक्सी में लेके पीस लीजिएगा उनको, और उस पाउडर में मिक्स करिएगा। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा सेंधव लवण देना है उसमें,
और आप बाइंडिंग के लिए शहद यूज कर सकते हैं या फिर गुड़ भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो बाइंडिंग के लिए यूज कर लीजिए। और थोड़ा सा गोमूत्र या फिर क्या बोलते हैं ये बकरी का मूत्र भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज्यादा मत दीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण बन जाती है तो म्यूकोजा के लिए प्रॉब्लम करती है, पेशेंट को बर्निंग का इश्यू आता है। तो थोड़ा सा दी के यूज करिएगा स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे करके चाहे तो आप उसकी वर्ती में थोड़ा थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में आप 5 ml कुछ दे दीजिए, फिर 7 ml ऐसे करके बढ़ाइए, तो हो सकता है कुछ अच्छा और रिजल्ट आ जाए। तो उसको बाइंड करके मैम छोटे वाली उंगली के बराबर बनाना है मैम, मतलब आगे से थोड़ी पतली होगी, बीच में थोड़ी सी मोटी रहेगी और पीछे से भी थोड़ी पतली रहेगी, तो आप इजीली उसको आराम से इंसर्ट कर पाएंगे। और उसको लेके पोस्टीरियर फॉर्निक्स में मैम इंसर्ट कर दीजिएगा। पोस्टीरियर फॉर्निक्स में इंसर्ट करने के बाद 2 घंटा 3 घंटा या फिर होल नाइट रख के आप उसको मॉर्निंग में पेशेंट को बुला के त्रिफला क्वाथ या पंचवल्कल क्वाथ से वॉश करके निकाल सकते हैं मैम। जी, बहुत अच्छी तरीके से मैम वो आपने डिजोल्व उसको नहीं होती है क्या गिफ्ट? डिजोल्व मैम नहीं होती? मैम वो एक्चुअली बहुत डिसॉल्व, मतलब हमने बहुत कोशिश की थी, मैं और मेरी फ्रेंड थी, मैम जानते हैं डॉक्टर दिव्या, कि ऐसा कुछ बनाए कि वो डिसॉल्व हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि वो तो चूर्ण है। चूर्ण का सिर्फ जो प्रॉपर्टी है वो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो पूरी तरह से वर्ती डिसॉल्व नहीं होगी। ब्रेक मिल जाएगी आपको, टूटी फूटी मिल सकती है, साबुत वर्ती नॉर्मली नहीं मिलती, टूट फूट जाती है, लेकिन पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होगी मैम, वो आपको निकालना होगा। डिसॉल्व के लिए हम ऐसा कर सकते हैं इन फ्यूचर की कुष्ठ का एक्सट्रैक्ट निकलवा लिया और मदन फल का एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको हमने ऐसा सोचा था कि कभी लाइफ में ऐसा प्लानिंग करेंगे कि एक्सट्रैक्ट निकाल के और उसका ट्यूब फॉर्म में बनाएंगे, जैसे कि ये क्या बोलते हैं सर्वाइकल डायलिटेशन के लिए बहुत सारे जेल आते हैं, इस टाइप से हमने सोचा था जेल बनाएंगे एंड उसको पोस्टीरियर फॉर्निक्स में रखेंगे, बट वही अलग अलग दूर दूर हो गए तो नहीं हो पाया। बट ऐसे कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट निकाल के बना सकते हैं मैम उसको। जी, बिल्कुल सही जी मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन रहा। और मैम एक भेषज रत्नावली में हाइड्रोसिफालिस रहता है ना, उसके लिए एक चूर्ण आया है द्रवता शोषक, ऐसा तो शायद मुझे लगता है इसमें भी ये यूज हो सकता है। हाँ मैम यूज कर सकते हैं, कुछ भी मैम जो द्रव को शोषित करे, मतलब सुखाए, वो हम यूज कर पाएंगे मैम यहाँ पे। थैंक यू मैम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सेशन और सभी प्रश्नकर्ताओं का भी हार्दिक धन्यवाद। इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छी तरह सुनते हैं, समझते हैं, अपने पेशेंट्स की तकलीफों को यहाँ शेयर करते हैं और अपने को परिष्कृत करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हमेशा एक कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते थे कि एक वकील और एक वैद्य को हमेशा जीवन भर स्टूडेंट बने रहना चाहिए। अगर वकील भी ऐसे ताव में आ जाए कि ठीक है भाई आ चुका, तो ऐसा नहीं चलता है ना। नई नई धाराएं, नए नए परिवर्तन जो कहीं ना कहीं अपने मुवक्किल को बेनिफिशियल है, वो आपको लगातार जर्नल पढ़ के और ये करके याद करने पड़ेंगे। और वैद्य के लिए भी वही है कि आप लगातार आधुनिक विज्ञान से, यानी जो पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स में बहुत अच्छा खजाना है उनको भी पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार अपने पेशेंट्स के लिए जो जो भी, चाहे आहार विहार बेनिफिशियल है, चाहे लोकल एप्लीकेशन बेनिफिशियल है, या ओरल मेडिसिन, बहुत सारे में काउंसलिंग है ना। विषादो रोग वर्धना नाम है ना, जो डॉक्टर प्रीति ने कहा कि मैंने हर एक व्यक्ति की अच्छी हिस्ट्री लेके काउंसलिंग भी करी, है ना। तो ये बात कि भाई जब उसका हाइड्रोसाल्पिंग्स हो भी गया, उसके बावजूद भी वो छोड़ के नहीं गई, मानी मेरा बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है कि काउंसलिंग जोरदार है, तभी उसने वहां फिर से आयुर्वेद को समय दिया, है ना। तो ये बहुत सही बात है कि हम ऐसे आयुर्वेद के सबल पक्ष को भारत के लोगों के सामने रख सके। तो बेटा, इस विश्व याद की परिषद के हिस्से में फिर से आपका हार्दिक थैंक धन्यवाद यू करती मैम, हूँ बेटा। जी, थैंक यू सो मच मैम मुझे यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए। जी बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे लास्ट में शांति मंत्र ले रही हूँ, आप सभी म्यूट रख कर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ अगले लेक्चर में 526 आपके सामने उपस्थित होंगे
और नई ऊर्जा के साथ आप सभी अपने अपनी हिस्सेदारी का काम कर्तव्य निभाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, हैप्पी दिवाली मैम। हाँ जी, आपको भी, सभी पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत सारी शुभकामनाएं बेटा। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली टू ऑल। जी जी बेटा, बहुत सारा धन्यवाद।